कंडक्टोमेट्री टाइटेशन मैंने पढ़ा दिया था, उसके बाद में एक प्रैक्टिस करवाया पहला, और ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके बाद में मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा 50 क्वेश्चन का, आप उसे सॉल्व कर लेना। आपका ऑलमोस्ट ये टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज प्रैक्टिस 2 में शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये कंडक्टेंस वाला पोर्शन आज कंप्लीट होगा, फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दूसरे वाले पोर्शन पे आएंगे जिसमें सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन वो भी होगा, और उस पर भी हम इसी तरीके से एक बढ़िया सा लेक्चर बनाएंगे, और फिर उसके बाद में 3-4 प्रैक्टिस सेट करके उसे भी कंप्लीट करेंगे। तो धीरे धीरे फिजिकल केमिस्ट्री हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट होता है तो मैं इनऑर्गेनिक का कोई टॉपिक बढ़िया सा टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जिससे पैरेलल में आपका ऑर्गेनिक तो चल ही रहा है, सर पढ़ा ही रहे हैं, और उसके साथ में फिजिकल चल रहा है, अब एक इनऑर्गेनिक का टॉपिक भी हो जाएगा। तो सिलेबस आपका बिल्कुल टाइम टू टाइम रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना प्रैक्टिस सेट 2 कंडक्टेंस का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला ही पोर्शन है ये बेसिकली। तो आप लोगों को आइडिया है इसके बारे में। पिछले जो क्वेश्चंस थे, पिछले प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, इसमें भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब देखो क्या है, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है इसमें, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और ये जो सवाल हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हैं आपके, और चाहे किसी भी एग्जाम में हो, इससे आपको लेना देना नहीं है। आप शुरू से लेके आखिरी तक कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर करो, फिर आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और देखो क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपके दिमाग में तुरंत चला जाना चाहिए कि अल्फा पूछ रहा है तो अल्फा के कौन कौन से फॉर्मूले होंगे, तुरंत दिमाग में घूमना चाहिए। या फिर अल्फा से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें वो आपके माइंड में होनी चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इतना मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड हैविंग द कप्पा की वैल्यू स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है 1.63 इंटू 10⁻²। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आप यूनिट का ध्यान हमेशा रखोगे। यूनिट में क्या देखा है, साइमन मीटर पर इनवर्स, मतलब आपको कप्पा की वैल्यू गिवन है। तो आप यहाँ पे देखो क्या है, कप्पा क्या दे रखा है, 1.63 इंटू 10⁻² साइमन। ठीक, एंड द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एस्टिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब आपको लैम्डा एम इनफाइनाइट पे ये वैल्यू गिवन है। कितना गिवन है भाई, देखो क्या है, 390.7 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक, और इसकी भी यूनिट क्या दे रखी है, इसकी भी यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर में है, मतलब कि आपका ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। तो आप क्या फाइंड आउट करना है, आपको अल्फा निकालना है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या था भाई, अल्फा था लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा इन्फिनिटी। क्या था यहाँ पे, लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा इन्फिनिटी। लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू गिवन है यहाँ पे लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे क्या है, लैम्डा एम की वैल्यू कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी लैम्डा एम की वैल्यू, कप्पा की वैल्यू गिवन है ना, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, आराम से निकाल लोगे। चलो निकाल के देखते हैं। देखो क्या, लैम्डा एम इज इक्वल टू, अब कप्पा की वैल्यू किसमें, मीटर में, और मीटर वाला जो फॉर्मूला क्या था, वो क्या था, कप्पा बाई बोलो भाई, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन था ना। अब कप्पा क्या है हमारा यहाँ पे, 1.63 इंटू 10⁻² रख दो, 1.63 इंटू 10⁻² रख दो, अपॉन में अब एक मोलैरिटी आपकी जो दे रखी है वो क्या है, 0.01 मोल पर लीटर। और ये वाला फॉर्मूला में क्या होता है, मोल पर मीटर क्यूब, मतलब 1000 का मल्टीप्लाई करना होता है। बार बार मैं आपको बता चुका हूं। तो आप यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये। तो डिवाइड बाई 10 कर दीजिए। जब ये डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, लेमडा एम की वैल्यू आ जाएगी, मोलर मोल में उसमें आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। ठीक है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करोगे, 10 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1.63 इंटू 10⁻⁻3। ये आपका आगे क्या, अल्फा की वैल्यू, सॉरी लैम्डा एम की वैल्यू। अब लैम्डा एम की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दिया, लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, आप उठाओ और वहीं पे रख दो। मतलब आप क्या होगा, आपका अल्फा हमारा क्या होगा, अल्फा हो जाएगा 1.63 इंटू 10⁻⁻³
-3 अपॉन में 309.7 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इसे सॉल्व कर लो। ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा 10। ये हो जाएगा आपका -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, +4 का मतलब हो गया 10। ये हो गया 16.3, 16.3 390.7। इसे सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा सॉल्व कर लो, देखो एक बार क्या है। 16 इसको सॉल्व करने पे 0.0417 ये आ रहा है। कोई है ऑप्शन में? ये देखो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। अब आपने क्या किया था इसमें, अल्फा की वैल्यू पूछा था, तो अल्फा की वैल्यू जैसे ही आप पूछा आपके दिमाग में आया कि लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम इन्फिनिटी, लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्या है मेंशन है, ये वैल्यू आपको गिवन है। अब ये वाली वैल्यू कहाँ से निकलेगी, कप्पा की वैल्यू गिवन है, मोलरिटी गिवन है, तो लैम्डा एम क्या करना था आपके, यहाँ पे आपने कप्पा बाई मोलरिटी रख दी। कप्पा की यूनिट क्या है, साइमन मीटर इनवर्स में, तो मोल को भी, जो ये हमारा मोलैरिटी है, इसको भी किस में रखना है, मोल पर मीटर क्यूब में। और मोल पर मीटर क्यूब में करने के लिए आपको इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब 1000 का मल्टीप्लाई करके, जब 1000 का मल्टीप्लाई किया तो कितनी वैल्यू हो गई, 10 हो गई। तो आपने इस कप्पा अपॉन में 10 कर दिया, ये सॉल्व कर दिया, ये आ गई आपकी लैम्डा एम की वैल्यू। और लैम्डा एम की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आपने डिवाइड कर दिया। मतलब है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी। और ये सवाल आया हुआ है, पिछले एग्जाम में आया हुआ है। चलो भाई देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा सा है, दिखने में लग रहा है बट तुरंत कर लोगे। देखो क्या है, एक बार पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज आर करेक्ट। ठीक, कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द आयन। साइज ऑफ द आयन क्या उस पर डिपेंड करता है भाई, बताओ, डिपेंड करता है साइज पे। अगर मोटा आदमी होगा, मोटा आदमी होगा तो भागेगा, तो उसकी मोबिलिटी कम या ज्यादा होगी, है ना। तो इसका मतलब है कि साइज कहीं ना कहीं फैक्टर है। चलो एक बात तो होगी, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द आयन। चलो ठीक है, कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। विस्कोसिटी का मतलब क्या हुआ, विस्कस है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कम की बात हो रही है, तो कॉन्सेंट्रेशन पे तो मैटर करता ही करता है। तो ऑप्शन आपका 2 भी सही है ना, और फर्स्ट भी सही है। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द सॉल्वेशन ऑफ आयन। पहली बात यह है कि सॉल्वेशन मतलब क्या होता है, सॉल्वेशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्वेशन को आप हाइड्रेशन के तरीके से ले लो, कि मतलब आपके जो एनायन है उसके चारों तरफ जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, आप उसको एज ए हाइड्रेशन के तरीके से समझो सॉल्वेशन को। तो ये क्या कह रहा है कि मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के जो इंटरेक्शन होता है उसी को आप क्या बोलते हो, सॉल्वेशन बोलते हो, लाइक एस हाइड्रेशन। अगर सॉल्वेशन का दिमाग में नहीं आ रहा तो आप हाइड्रेशन समझो उस चीज को। तो क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड। अरे भाई, जब बल्कि हो जाएगा तो कैसे नहीं डिपेंड करेगा, छोटा अगर साइज है एनायन की और हाइड्रेट होकर बल्कि हो जाएगा तो भाग ही नहीं पाएगा, और जब भाग नहीं पाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी डाउन होगी ना। तो कैसे नहीं, डज नॉट डिपेंड हो रहा है, तो ये डिपेंड करेगा। तो ये वाला जो ऑप्शन आपका है ये सही नहीं है, थर्ड। ठीक है, थर्ड नहीं सही है, पहला सही है, दूसरा सही है। कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन वेरी विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर बात की जाएगा तो भाई देखो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो आयंस मूव करेंगे फास्टली, और मूव करेंगे तो बढ़ेगी। जो पहला लेक्चर था, पहले ही लेक्चर में टेम्परेचर के इफेक्ट हमने देखा था। मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में डिफरेंस हमने किससे देखा था, टेम्परेचर से ही। तो ये भी इस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब पहला आपका सही है, दूसरा आपका सही है, और आपका चौथा सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन आपका सी सही है। मतलब कितना आसान है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो, बस ये कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट होगा भाई तो पूछ लेना, ऐसा ना कि ये
अच्छे से सारे चैप्टर आपके होंगे। अब ये पहला चैप्टर चल रहा है, इसका प्रैक्टिस कंप्लीट, दूसरा चैप्टर स्टार्ट, उसका प्रैक्टिस, सारा का सारा असाइनमेंट वगैरह भी हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, आप बस चुपचाप बैठ के देखते जाओ। देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑक्यूपाई द वॉल्यूम बिटवीन द टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ऑफ सेल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या है, एक्स की वैल्यू गिवन है आपको। एक्स आपको दे रखा कितना, 39 मीटर इनवर्स। आपको ये यूनिट बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना देखा, आर की वैल्यू कितनी है भाई आपकी, आर की वैल्यू है आपकी 30 ओम। क्या है, 30 ओम। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, मतलब कप्पा पूछा हुआ है और लैम्डा इक्विवेलेंट पूछा हुआ है। तो कप्पा पूछा है तो भाई बताओ, और यूनिट किस में दे रखा है, ये ध्यान रखना है कि ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटर मीटर की बात हो रही है। तो आपको मालूम है कप्पा इज इक्वल टू सी एक्स, कितनी बार आ चुका है कप्पा इज इक्वल टू सी एक्स। सी क्या है, कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस का उल्टा कर दूं मैं, तो 1/30 आपका क्या हो गया, कंडक्टेंस, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 39। तो अब आपका क्या हो जाएगा 39/30, 39/30 कितना हो जाएगा भाई, देखो 39/30 कितना हो जाएगा, 39/30 1.3, 1.3, 1.3 का ऑप्शन है। हाँ देखो, एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन ए है, ठीक। अब इस पे आते हैं, इक्विवेलेंट वाले पे आ जाते हैं। अब ये वाला मैटर, इसमें गड़बड़ हो सकता है, ऑप्शन आपका बी या तो डी है, पहला और सी तो कैंसिल हो गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए आप क्या करते हो भाई, आप क्या करते हो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए, लैम्डा इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कप्पा भाई वही मोलैरिटी की जगह पे नॉर्मेलिटी हो जाएगी, है ना। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे, कप्पा की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट है ही ऑलरेडी, आप यहाँ पे रखो और इसकी वैल्यू निकल आएगी। मतलब ये है कि सारा घुमा फिरा के इधर उधर से करके आपको वही 2-4 फॉर्मूले, उन्हीं 2-4 फॉर्मूले पे आपके सारे के सारे क्या हैं, क्वेश्चंस हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहना, कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ूंगा बीच बीच में जो आपको करने रहेंगे, ठीक। देखो, which one of the following statement is correct with respect to ionic mobility। देखो, न्यूमेरिकल वाला पार्ट जैसे मैं बीच बीच में छोड़ दे रहा हूँ तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना बैठ के, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह आप लोग करना, जिससे यहाँ पे टाइम आपका बचेगा, तो मैं और क्वेश्चन करवा पाऊंगा आपसे। कैलकुलेशन करवाने लगूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। आयनिक मोबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, देखो आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी इन सॉल्यूशन हैव सिमिलर मैग्नीट्यूड एज स्पीड ऑफ गैसियस, मतलब सॉल्यूशन के अंदर और गैसियस के अंदर उसकी क्या है, सिमिलर मैग्नीट्यूड बता रहा है। गैस के अंदर अगर वो भागेगा और सॉल्यूशन के अंदर भागेगा तो उनमें कह रहा है कि सिमिलर मैग्नीट्यूड है, पहली बात तो ये है। दूसरा कह रहा है सॉल्वेशन इंक्रीज द आयनिक मोबिलिटी, सॉल्वेशन इंक्रीज, सॉल्वेशन का मतलब मैं क्या बोलता है, जो हाइड्रेशन, तो इंक्रीज करेगा। दूसरी बात ये हो गई, और क्या क्या कह रहा है, स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा हुआ है, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, करेक्ट। तो ये आपका सॉल्वेशन इज इंक्रीज द आयनिक मोबिलिटी, ये आपका गलत। सोड, और ये पहला वाला क्या, जैसे गैस में अगर वो भागेगा और सॉल्यूशन में, तो दोनों की स्पीड में वेरिएशन होगी, तो ये भी क्या है, पहला वाला भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। सोडियम आयन हैव द लो आयनिक मोबिलिटी ड्यू टू द एक्सटेंसिव हाइड्रेशन ऑफ सोडियम आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, इस पे होल्ड करते हैं क्योंकि सोडियम आयन छोटा होता है और उसको हाइड्रेट कर सकता है और करता भी है वाटर का मॉलिक्यूल, तो इसको होल्ड करते हैं अभी। आयनिक मोबिलिटी रिड्यूस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन,
अब आयनिक मोबिलिटी कहाँ से रिड्यूस, आयनिक मोबिलिटी का क्या लेना देना इस चीज से, अल्फा से। आ जाओ आप यहाँ पे सी लगा दो, ठीक। पहला दूसरा चौथा बिल्कुल गलत है, आपके ऑप्शन क्या है यहाँ पे, थर्ड सही है। और ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं भाई। अगर आप लोगों ने ये सवाल बाकी जितने भी प्रैक्टिस 1 और 2 कर लिया तो आपसे कोई भी किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये प्रॉमिस है। आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे, बशर्ते ये कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, भाई मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा डाइल्यूशन से। कितनी बार समझा चुका हूं कि मान लीजिए इसके अंदर आपने 1 मोल ऐड किया कोई भी अमाउंट, अब इसे आप डाइल्यूट कर दो, आपने इसको क्या कर दिया, डाइल्यूट, डाइल्यूट कर दिया। तो जब आप डाइल्यूट कर रहे हो तो ये अभी डाइल्यूशन के बाद में भी क्या है, 1 मोल ही है तो 1 ही मोल ना, बदलेगा तो नहीं, क्योंकि उतना ही, वही बात है कि शक्कर क्या होगा, 1 चम्मच है तो 1 ही चम्मच रहेगा, मिठास कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके बीच के जो इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ जाएगा इट मीन्स कि मोबिलिटी बढ़ गई, और मोबिलिटी बढ़ गई इसका मतलब ये है कि मोलर आयनिक जो आपका है मोलर कंडक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाएगी, और ड्यू टू इंक्रीज इन मोबिलिटी, ना कि नंबर ऑफ आयंस ना। तो आपकी मोबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और मोबिलिटी बढ़ने की वजह से आपका क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीजेस इन कॉन्सेंट्रेशन, कंडक्टिविटी को आप कैसे लोगे, इस कंडक्टिविटी क्या है यहाँ पे, कप्पा, या तो कभी कभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलता है या तो कंडक्टिविटी बोलता है। अगर कंडक्टिविटी बोल रहा है तो कहीं ना कहीं वो कप्पा ही बोल रहा है। तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीजेस इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज का मतलब क्या हो रहा है, डाइल्यूशन, डाइल्यूट कर रहे हो, और डाइल्यूट करोगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और कितनी बार पहले भी प्रैक्टिस सेट में ये मैं बताया था कि कप्पा आपका डाइल्यूशन पे डाउन होता है, लैम्डा एम आपका बढ़ता है, ये अपने माइंड में भर लो भाई, कप्पा डिक्रीज होता है और लैम्डा एम आपका इंक्रीज होता है। और कप्पा डिक्रीज इस बात से होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होते हैं, और ये बढ़ता क्यों है, क्योंकि इसमें मोबिलिटी बढ़ती है, मोबिलिटी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये बार बार आएगा आपका डाइल्यूशन पे, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या कह रहा है, फॉर स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ डिक्रीजेज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर मतलब डाइल्यूट करोगे तो डिक्रीज होगी, ये बिल्कुल भी बात सही है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, सही। तीसरे स्टेटमेंट पे आओ, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस वेरी वेरी शार्पली विथ डिक्रीजेज इन कॉन्सेंट्रेशन, शार्पली कह रहा है, वेरी शार्पली। मैं आपको जब इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन पे मैं लेके गया था तो ये बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उसमें नंबर ऑफ आयंस जितने ऑलरेडी पहले थे वो अभी भी हैं, बस क्या हुआ था, मोबिलिटी बढ़ी थी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपके नंबर ऑफ आयंस भी बढ़े थे और मोबिलिटी बढ़ी, तो शार्प इंक्रीज किसमें हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ना कि स्ट्रॉन्ग के, ठीक है। तो ये आपका जो है थर्ड गलत है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा हुआ, पहला और दूसरा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला, ठीक है। चलो भाई, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है सारी चीजें। और नहीं समझ में आएगा तो भाई पूछ लेना, एक बार नहीं 10 बार वीडियो देख लेना, लेकिन सीख जरूर जाओ। इन कंडक्टिविटी सेल ऑफ ए सेल कांस्टेंट दे रखा है इतना, सेल कांस्टेंट की वैल्यू x की वैल्यू दे रखी है 0.003 सेंटीमीटर यूनिवर्स, कंटेनिंग 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड, ठीक है। द रेजिस्टेंस
कितना दे रखा है 20 ओम दे रखा है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एस्टिक एसिड अल्फा, कितनी बार ये सवाल आ रहा है, कितनी बार आप लोगों को ये करना है। बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि आपको यूनिट वाली जो चीजें हैं वो आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में। मतलब ये जो अल्फा है, अल्फा में आपका लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा इन्फिनिटी है ना, तो लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू में यूनिट क्या है, मोल में है, सॉरी मीटर में है। और आप जब यहाँ पे देख रहे हो सेल कांस्टेंट किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो आप यहाँ से जब निकालोगे लैम्डा एम को निकालोगे तो लैम्डा एम को किस में निकालना पड़ेगा आपको, मीटर में, तब जाके कैंसिल करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। अब कहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है वो आप देख सकते हो। अब लैम्डा एम आपको चाहिए, तो लैम्डा एम चाहिए तो कहीं ना कहीं कप्पा भी चाहिए आपको, तो पहले कप्पा निकालो। तो कप्पा निकालने के लिए क्या लिखोगे, कप्पा इज इक्वल टू सी एक्स, सी एक्स, और सी मतलब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का उल्टा, 100 ये सॉरी कितना 20, तो 1/20 1/20, और x की वैल्यू कितनी है भाई 0.003, तो कितना हो जाएगा 0.003 डिवाइड बाई 20, 0.003 डिवाइड बाई 20, ये आपका आ गया 0.00015। और यूनिट किस में है, रेजिस्टेंस, मतलब ये हो गया साइमन, और सेंटीमीटर इनवर्स। आपकी कप्पा की वैल्यू इसमें आ गई। ठीक है, आपने कप्पा इसमें फाइंड आउट कर लिया। अब ये कप्पा को इसमें फाइंड आउट कर लिया तो कप्पा बदला भी जा सकता है भाई, यहीं पे अगर बदलना है यहीं पे बदल दो। तो सीमन सेंटीमीटर इनवर्स है ना, तो अब आपका क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स कितना हो जाएगा भाई, 1 सेंटीमीटर इनवर्स कितना हो जाएगा 100 मीटर इनवर्स। तो मतलब ये है कि जो सेंटीमीटर इनवर्स है यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू 0.015 साइमन मीटर इनवर्स। अभी आपका किसमें वैल्यू आ गई भाई, अभी आ गई मीटर में। कप्पा आपने फाइंड आउट कर लिया मीटर में, कितना 0.015 साइमन मीटर। अब कप्पा आपने निकाल लिया तो आप आराम से लेमडा एम के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाई मोलरिटी। अब मोलरिटी किसमें चाहिए आपको, अब ये मीटर में आ गया तो मोलरिटी आपको किसमें चाहिए, मोल पर मीटर क्यूब में, और यहाँ पे किसमें दे रखा है भाई मोल पर लीटर में। तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 10, है ना, कई बार बता चुका हूं, पहला सवाल भी था 10 हो जाएगा। तो इसमें मतलब ये है कि 0.015 डिवाइड बाई 10 कर दो। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करके फिर से समझा देता हूं। आपका जो कप्पा आया है, कप्पा आया है 0.015 साइमन मीटर इनवर्स, आपने कप्पा फाइंड आउट कर लिया। तो आपका लैम्डा एम हमारा क्या होता है, कप्पा बाई एम, एम क्या है आपकी कॉन्सेंट्रेशन, तो कप्पा 0.015 अपॉन में, अब ये क्या हो जाएगा आपका 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10, है ना, सही है ना, कितनी बार आ चुका है वो 10 का जो 1000 का मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 0.0015। ये आपका लैम्डा एम की वैल्यू आ गई। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा क्या होता है भाई, लैम्डा एम 0.0015 डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी है 390 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको आगे 1 2 3 4 अगर इसको लिखना चाहोगे तो 15 गुणे 10 पे -4 डिवाइड बाई 390 गुणे 10 पे -4, और 10 पे -4 10 पे -4 कैंसिल, बचा क्या 15 डिवाइड बाई 390, 15 डिवाइड बाई 390 आ कितना गया ये 0.038, 0.038, 0.038। देखो ये ऑप्शन
सी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देख लेना, 2-4 बार देख लेना। प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है? पहले तो ये है, ये एम दे रखा है, इसका मतलब ये है मोल पर लीटर में है, मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर को अगर हम किस में ले रहे हैं? मोल पर मीटर क्यूब में। मोल पर मीटर क्यूब में करने के लिए हमें इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। और मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 10। और आपने यहाँ पे क्या कर लिया? इसको मीटर में ऑलरेडी निकाल लिया, डिवाइड बाई 10 करके लैम्डा एन निकाल लिया, और लैम्डा एम को वहाँ पे। कितना आसान है और कितना अगर कहो तो कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलो एक बार बस समझने की बात है भाई, उसके बाद तो पूरा का पूरा माहौल। देखो ये सवाल तो मैं करवा चुका हूँ। अगर आप लोग लेक्चर में जब सॉल्युबिलिटी में पढ़ा रहा था, सॉल्युबिलिटी वाले में ये क्वेश्चन मैं करवाया था। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप हिंट से समझ जाओगे। ठीक है, देखो क्या है। The specific conductance of saturated solution of the springly soluble salt AgCl in water at इतना after subtracting the specific conductance of pure water is इतना। मतलब क्या कह रहा है कि जो सोल्यूशन में से वाटर की, अब देखो कप्पा सोल्यूशन क्या था? अगर आप लोगों को ध्यान हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कप्पा सोल्यूशन था वो क्या था? कप्पा AgCl प्लस वाटर, कप्पा वाटर, यही था ना? तो कप्पा AgCl क्या हो जाएगा भाई? कप्पा AgCl, कप्पा AgCl क्या होगा? कप्पा सोल्यूशन में से अगर आप वाटर का कप्पा माइनस कर दोगे तो कप्पा AgCl आ जाएगा। कप्पा AgCl फाइंड आउट कर लोगे। यही बात तो हमने पिछले क्लास में बताया था ना सॉल्युबिलिटी वाले में। तो ये कह रहा है कि क्या कह रहा है यहाँ पे कि पहले ही ऑलरेडी ये घटा दिया है वहां पे, सब्सट्रैक्टिंग द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ प्योर वाटर, घटा के दिया हुआ। इसका मतलब ये 1.82 इंटू 10⁻⁴ आपका क्या है? कप्पा AgCl है। आपका क्या है? कप्पा AgCl आपको यहाँ पे गिवन है, कप्पा AgCl। व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट वैल्यू सॉल्युबिलिटी, मतलब पूछा हुआ है सॉल्युबिलिटी। अब बताओ भाई, सॉल्युबिलिटी पूछा हुआ है तो आपको तो ध्यान ही है ना कि जो सॉल्युबिलिटी था वो क्या था? कप्पा डिवाइड बाई लैम्डा एम इन्फिनिटी, अगर आपको ध्यान हो तो लैम्डा इन्फिनिटी। और एक बात और देखो कितना बढ़िया ये रहता है, ऑप्शन पे जाओ, पहले ऑप्शन की यूनिट देखो मोल पर मीटर क्यूब, मोल पर मीटर क्यूब, है ना? दूसरे ऑप्शन में देखो तो जो सॉल्युबिलिटी होती है कॉन्सेंट्रेशन का टर्म होता है ना, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है भाई? या तो मोल पर लीटर होगी या मोल पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का कुछ बन रहा है? देखो यहां से ध्यान से देखो, ऑप्शन सी, ये देखो इसको रब कर रहा हूं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का कुछ तुक बन रहा है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अगर यूनिट भी अगर आपको ध्यान होगा तो यूनिट से तो पहले आप सी और डी को तो हटा दोगे भाई। जिसको ऐसा लगता होगा कि नहीं हो पाएगा यार, क्या करूं, तुक्का मार दूं, तुक्का मार दूं, तो तुक्का मारने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी चारों में से 25-25% मार रहे हो भाई। आप अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान दोगे तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट, ये सॉल्युबिलिटी की यूनिट होती है। पहले ही ऑप्शन काटो, इसको पहले ऑप्शन काट दो। ये देखो यूनिट और ये यूनिट देखो, तो ऑप्शन डी ऑप्शन सी गया काम से। अब यहाँ पे क्या है? मोल मीटर क्यूब में है, मोल मीटर क्यूब में। आप सॉल्युबिलिटी क्या था हमारा यहाँ पे? 1000 इंटू कप्पा बाई लैम्डा एम था, अगर आपको ध्यान हो। तो ये 1000 का था जब ये सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर में ना है, यहाँ पे मीटर में दे रखा। तो मतलब ये जो हमारा सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी क्या है भाई? वो जो सॉल्युबिलिटी है कप्पा बाई लैम्डा एम, कप्पा बाई लैम्डा एम। और कप्पा की वैल्यू क्या दे रखी है? 1.82। कप्पा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? कप्पा की वैल्यू 1.82 इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁴ दे रखी है। और दूसरा क्या दे रखा है? लैम्डा इन्फिनिटी पे कितनी वैल्यू दे रखी है? 1.38 इंटू 10⁻², 1.38 इंटू 10⁻²। सॉल्व कर लो भैया, इतना आसान आसान बस लिखा हुआ है बड़ा बड़ा सा।
1.82 डिवाइड बाई 1.38, ये आ गया आपका, और ये -2 ऊपर चला जाएगा तो -2 बचेगा। 1.318 इंटू 10⁻⁻2 आपका ये आंसर आ गया। तो ये आंसर आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है भाई? पहला आंसर सही है। ठीक है, आपने क्या किया है, इसको इससे डिवाइड कर दिया, बस सिंपल सा। ठीक, काम हो जाएगा। चलो भाई, which of the following statement regarding the conductometric titration involving the acid and base is not correct? मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, दिख रहा होगा, है ना। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड ओनली द मोबिलिटी, ओनली मोबिलिटी बट नॉट द नंबर ऑफ आयन। पहले झूठ बोल रहा है, नंबर ऑफ आयन्स और मोबिलिटी दोनों पे डिपेंड करती है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। तो इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है, तो पहला इनकरेक्ट है भाई, पहला इनकरेक्ट है। द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस यील्ड ए वी से प्लॉट। क्या कह रहा है कि वी से प्लॉट होगा। अगर आपको ध्यान हो तो आप लोगों ने बनाया था कैसे, ये वी शेप ही बनाया था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का वी शेप। तो ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट वीक बेस ऑन स्ट्रॉन्ग, और वीक एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड का जब बना, जो वीक एसिड का मतलब एस्टिक एसिड, और आपने क्या लिया था NaOH, जो सॉल्ट था, और ये ऐसे इंक्रीज कर गया था, अगर आपको ध्यान हो ग्राफ तो। और पहले वाले में क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, डाउन होके सीधा आगे चला जाएगा। तो ये भी गलत है, आप टाइट्रेशन वाले पोर्शन को जाके देख करना। तो ये भी इनकरेक्ट है, कह रहा है कि दोनों प्लॉट क्या होंगे, क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगी। बिल्कुल नहीं, सही है, गलत है बात। इन ए टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर, मतलब हमने क्या ले लिया, एस्टिक एसिड ले लिया और HCl ले लिया, इसका मिक्सचर। वर्सेस क्या कह रहा है, अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब हमने क्या ले लिया, NaOH। द स्ट्रॉन्ग एसिड इज न्यूट्रलाइज फर्स्ट। कितनी बार आप लोगों को बताया था मैं, जब ग्राफ पढ़ा रहा था ये वाली, तो ये वाले ग्राफ में क्या हो रहा था, पहले क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर ये ग्राफ आया था। पहले स्ट्रॉन्ग HCl रिएक्ट करेगा, वो खत्म होगा, फिर वीक एसिड रिएक्ट करेगा, फिर ये बढ़ जाएगा, है ना। तो पहले क्या रिएक्ट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कह तो रहा है एसिड इज न्यूट्रलाइज फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है भाई, एसिड है, स्ट्रॉन्ग तो पहले ही वो रिएक्ट करेगा। तो ये वाला भी आपका क्या है, सही है। चौथा भी सही है, और पहला क्या था, गलत था, ये आपका वी शेप था, ये सही था। टाइट्रेशन अब ये गलत है। तो पहला और तीसरा गलत है, और दूसरा और चौथा सही है। और पूछा क्या है यहाँ पे, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, नॉट करेक्ट। तो आपका कौन सा हो गया, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, ये आपका आंसर डी सही है। देख लो, बार बार देख लो, सारा पढ़ा हुआ है, सारा का सारा पोर्शन किससे है, टाइट्रेशन वाले पोर्शन से है। अगर आप लोगों ने 8 वीडियो है भाई, 8 वीडियो देख लो, और 40-40 मिनट की वीडियो है, 320 मिनट, मतलब आप 300 मिनट, मतलब 3 घंटे 4 घंटे अगर आप बैठ के देख लिए, तो 4 घंटे में आपके ये इतने सवाल मिल जाएंगे जो कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। कंसीडर द फॉलोइंग। देखो एक बात ये भी है, अपने माइंड में मत बना लेना कि मैं कौन सी एग्जाम देने जा रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल हाई है, क्वेश्चन का लेवल कम है, ये सब नहीं। टॉपिक आप पढ़ लिए ना, उस टॉपिक से रिलेटेड चाहे अब जो सवाल आए, अब वो चाहे जो सवाल बनाए, हम सारा का सारा सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आपको टॉपिक तैयार करना है। एग्जाम चाहे वो 0 लेवल से हो चाहे हाई लेवल का, उससे हमसे लेना देना नहीं है। हमारा टॉपिक, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
बात ही ये है। कंसीडर द फॉलोइंग कंडक्टोमेट्री टाइटेशन, ठीक है, कर्व ऑफ HCl एंड NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात है बस। तो वी 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 बना हुआ है, ठीक है, ए बी और सी डी एक पॉइंट कुछ बना रखा है भाई। क्या कह रहा है देखो, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, एट ए पॉइंट बी, ए पॉइंट बी है, पूछा क्या, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। पहले ये बात है कि करेक्ट और इनकरेक्ट में ये गड़बड़ी होती है ना, कि कभी कभी इनकरेक्ट पूछता है, हम करेक्ट वाला मार के चले जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड मेकअप रहता है करेक्ट करेक्ट वाला। तो ये ध्यान रखना कि नॉट करेक्ट है या करेक्ट है। एट पॉइंट बी द सोल्यूशन कंटेन ए मिक्सचर ऑफ HCl एंड HCl और NaCl। जब आप HCl को रिएक्ट कराओगे किससे, NaOH से, तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा ना। तो अब आप रिएक्शन शुरू किए हो तो NaOH डालते जा रहे हो, तो HCl तो अभी पड़ा है सोल्यूशन में, क्योंकि इंड पॉइंट के बाद में वो खत्म हो जाएगा। तो अभी ये कहाँ, ए वाला पोर्शन क्या है आपका, इंड पॉइंट है, तो वही कह रहा है बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे HCl भी है और NaCl तो बन ही रहा है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, एट ए पॉइंट बी द सोल्यूशन कंटेन द मिक्सचर ऑफ HCl। ये बिल्कुल बात सही कह रहा है कि दोनों अभी पड़े हैं वहां पे। पॉइंट सी पे क्या कह रहा है, द सोल्यूशन कंटेन ए मिक्सचर ऑफ NaOH एंड NaCl। मतलब NaOH तो एक्सेस में है, वो तो है ही, और HCl खत्म, HCl खत्म, और बना क्या है, NaCl तो हम हर एक में बनेगा। तो चलो इसको होल्ड करके रखते हैं। पॉइंट ई पे आते हैं, पॉइंट ई पे आते हैं, द सोल्यूशन कंटेन ए मिक्सचर ऑफ HCl। ई पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट। अब इस वाले पॉइंट, इस वाले लाइन पे HCl कहाँ से आ जाएगा, इस वाले लाइन पे HCl तो गायब ना, एंड पॉइंट खत्म, एंड पॉइंट पे खत्म, तो अब इधर क्या होगा, HCl का तो कोई मतलब नहीं है ना भाई, HCl तो गायब हो गया, अब क्या होगा, NaOH होगा, NaCl होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मिक्सचर ऑफ HCl एंड NaCl, ये गलत भाई, ये आपका सही था। ए पॉइंट ए द सोल्यूशन कंटेन HCl ओनली। तो यहाँ पे तो अभी रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुई है, जब आप NaOH नहीं मिला रहे हो, तो ओनली क्या HCl ही है ना, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही। तो आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा, आंसर सी होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं भाई, लिखा हुआ है बड़ा सा है, थोड़ा 30 सेकंड भी ना लगे आप अगर अच्छे से पढ़े हो तो, है ना। तो आंसर सी सही है। चलो एक बार ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ो, देखो क्या दे रखा है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, NaI और RBI दे रखा है। खरलास लॉ का यहाँ पे एप्लीकेशन है रिस्पेक्टिवली, और आपसे RBCl का पूछ रखा है। तो RBCl वही खरलास लॉ है, बहुत आसान है, आप आराम से बना सकते हो। तो कैसे बनेगा भाई, अगर मैं ले लूँ NaCl और RBI, NaCl और RBI ले लूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, NaI प्लस RBCl, और NaI को उधर भेज दूं, या फिर मैं लिख सकता हूं कि RBCl इज इक्वल टू NaCl प्लस RBI माइनस NaI, यही हुआ। तो NaCl की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, NaCl की वैल्यू दे रखी है 12.7, और RBI की वैल्यू दे रखी है आपका RBI 9.1, 9.1 माइनस 10.8, तो ये 12 क्या है भाई यहाँ पे, 12.7 प्लस 9.1 हो गया 21.8 माइनस 10.8, 11 बराबर 11। आंसर कौन सा है, ए, डी आंसर सही है। आसान क्वेश्चन था, खल्लास लॉ का एप्लीकेशन था, बहुत आसानी से आप कर लोगे। ये सब सवाल आते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन आते हैं, ठीक है।
चलो, आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वैल्यू फॉर Ca2 प्लस इतना दे रखा है एंड Cl माइनस का दे रखा है इतना, और पूछा है किसका, CaCl2 का पूछा हुआ है। तो भाई CaCl2 का पूछा हुआ है तो कितना आसान दे रखा है, ऐसे सवाल तो कितने आप जल्दी से कर लोगे भाई। अब CaCl2 का दे रखा है, CaCl2 क्या होगा, इसको Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो Ca की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, Ca की वैल्यू दे रखी है 0.0119 प्लस 2 का मल्टीप्लाई बस करना है आपको, Cl वाले वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका क्या हो गया 2 इंटू 0.0076। तो टी, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.0076, तो क्या हो जाएगा ये 0.015 प्लस 0.0119, तो ये आगे वैल्यू 0.0271। कौन सा ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन। ठीक है, आसान सवाल था बिल्कुल। आ जाओ इस पे, ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत दे रखे हैं इसमें और आते भी हैं। और जियो साइंटिस्ट का अगर आप लोग पेपर जानते होगे, यूपीएससी करवाती है जियो साइंटिस्ट का पेपर, जो फर्स्ट पेपर होता है, जो प्री में आपको केमिस्ट्री का जो पेपर होता है, आप उठा के देखो 2020, 2021 और 2022, तीनों साल का पेपर उठा के देखो, अगर आपको 9 से 10 क्वेश्चन ना मिले तो कहना, इस पर्टिकुलर 4 घंटे के टॉपिक से, इतने छोटे से यूनिट से 10 क्वेश्चन मिलते हैं एक एग्जामिनेशन के अंदर। मतलब कि 9 क्वेश्चन तो आराम से रहते हैं, 8, 9, 10 तक भी रहते हैं। आप देख लेना 20 का, 21 का, 22 का, तीनों साल का पेपर उठा के देख लेना। और मोस्टली मैं जो प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ, आपके जियो साइंटिस्ट का पेपर है, नेट का पेपर है, गेट का पेपर है, जैम का पेपर है, पीजीटी का पेपर है, और जो छोटे छोटे एग्जाम है सारे के सारे हम उसमें असाइनमेंट में आपको दे दिए, और कुछ मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। तो आप बिल्कुल 8 लेक्चर हो, 2-3 आप प्रैक्टिस सेट कर लो, आराम से आप इस चैप्टर से फुर्सत पालोगे। ग्राफ दे रखा है, पूछा हुआ है कि कौन सा करेक्ट है। देखो भाई, अब इतने आसान आसान सवाल पूछेंगे तो आप लोग फटाफट कर लोगे। ये स्ट्रॉन्ग के लिए था स्ट्रेट लाइन, और ये वीक के लिए था कर्व। ये स्ट्रेट लाइन किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग के लिए, और ये वीक के लिए कर्व था। अब इसमें देखो, ये पहला वाला लाइन ऐसे दिख रहा है एकदम बिल्कुल सीधा सीधा, दूसरा वाला भी दिख रहा है सीधा सीधा, और तीसरा वाला भी दिख रहा है सीधा सीधा। ये वाला थोड़ा सा से कर्व ले रहा है, देखो ऊपर की तरफ थोड़ा सा कर्व ले रहा है, बस वही कह रहा है। ए इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ए वाला तो सीधा जा रहा है भाई, कहां से वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो पहला काट दो यहाँ पे। ए इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बी इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, बी वाला भी देखो क्या जा रहा है, सीधी लाइन जा रही है, तो बी वाली भी गलत, काट दो इसको। सी इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, चलो सीधी लाइन जा रही है, सी इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। डी इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। यही था बस, क्या था सवाल में, कुछ भी नहीं था। ऐसे ही सवाल आएंगे भाई। देखो कितना छोटा सा सवाल, फॉर ए 2 मोलर aqueous NaCl solution the mean ionic activity coefficient and Debye-Hückel limiting law constant A are related। अब फॉर्मूला अगर दिमाग में होगा तो किसको परेशानी होगी इसे सॉल्व करने में, बताओ भाई, फॉर्मूला है दिमाग में। लॉग लैम्डा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस रूट का आई फॉर आयनिक स्ट्रेंथ। NaCl है तो NaCl में जेड प्लस और जेड माइनस क्या हो गया, +1 इंटू -1, तो मतलब आएगा क्या वैल्यू, 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब ये आयनिक स्ट्रेंथ अगर मैं NaCl का निकाल लूं तो आयनिक स्ट्रेंथ के लिए I 1/2, मोलैलिटी कितनी दे रखी है भाई, 2,
चार्ज क्या होता है, +1 का होल स्क्वायर, है ना, 2 -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 4, 4/2, मतलब आ जाएगी आयनिक स्ट्रेंथ आपकी वैल्यू आ गई क्या, 2। निकाल लेना भाई, 2 मोलर एक्वस NaCl की आयनिक स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 2 आ गई। ठीक है, हमने आयनिक स्ट्रेंथ 2 निकाल ली, तो यहाँ पे रूट में डाल दो -a, और इसकी वैल्यू तो आपकी 1 आई गई थी, और ये क्या हो जाएगा, रूट का 2। तो मतलब जो आपका आंसर है √2 -√2a -√2a, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। कुछ नहीं करना था, आयनिक स्ट्रेंथ आपको दे रखा था 2 मोलर का, आप वहां से निकाल के डाल दो उसमें फॉर्मूले में, बहुत आसान था। और ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, बस ये क्यों, क्योंकि आपके ये फॉर्मूला आपके दिमाग से निकल जाता है, बस इसीलिए आपको ऐसे सवाल दिए जाते हैं। ठीक है, अभी इस सवाल को हमने अभी जस्ट ऊपर यही फॉर्मूला था, बस ए की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर दिया है। पूछा है फॉर द एक्वस सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द डीबे हैकर लिमिटिंग ला गिवन बाई। देखो ऐसे कई सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कि ऐसा मत सोच लेना कि इतना आसान कहाँ से आ गया, होते हैं क्योंकि दिमाग से उतर जाता है, स्किप कर जाता है कि माइनस आगे लगा था या प्लस लगा था। यहाँ पे देखो रूट आई है, यहाँ पे आई है, रूट आई है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इतना ही बस उनको गेम करना होता है। तो अभी आपने देखा था क्या, लॉग, क्या देखा था भाई, लॉग प्लस माइनस इज इक्वल टू -0.509 जेड प्लस जेड माइनस रूट का आई, यही देखा था ना। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक, तो ये लगभग आपके एक सवाल मैं आपको यहाँ पे होल्ड कर दिया हूँ, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आपको खुद बताना है। बहुत आसान सवाल है, इफ द कंसंट्रेशन सी इज इंक्रीज 4 टाइम्स, ओरिजिनल वैल्यू से 4 टाइम इंक्रीज कर दिया है, द चेंज इन द मोलर कंडक्टिविटी फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वेयर ए खल्लास लॉ। अब आपको खल्लास लॉ वाला एप्लीकेशन में बता दिया हूँ, कॉन्सेंट्रेशन का मोलैलिटी के साथ, कॉन्सेंट्रेशन का आपका मोलर कंडक्टिविटी के साथ में आपको रिलेशन भी पता है, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी, ऐसे कुछ ध्यान आ रहा हो तो देखो वहाँ पे, तो वो उससे आप जाके इसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताओगे। मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आपको, ये गेट वगैरह के क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये ओवरऑल आपके कितने, आज आपका ये प्रैक्टिस सेट 2 हो गया, और टाइम मिलेगा तो मैं एक सेट और करवा दूंगा, अदरवाइज मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना। कोई डाउट होगा तो आप एक बार पूछ लेना। और क्या कहते हैं कि अब नया चैप्टर मैं कुछ शुरू करने वाला हूँ, शायद इनऑर्गेनिक का कोई चैप्टर लूंगा, तो आप इसको पूरी की 10 वीडियो हैं, आप बार बार देख लो, आपके यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं 100%। तो आपका ये पूरा पूरा टॉपिक आज कंप्लीट हो रहा है, तो दूसरे टॉपिक में हम लोग अब जस्ट इंटर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी हम आपसे मिलते हैं, इनऑर्गेनिक वाला स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।